हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9th कक्षा के नागरिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पाठ नंबर 3 चुनावी राजनीति इस पर चर्चा करेंगे। आज के भाग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी राजनीति से क्या अभिप्राय है, चुनाव क्या होते हैं, चुनाव की आवश्यकता क्यों रहती है और चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का क्या आधार हो सकता है। और साथ ही हम ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या होती है, इसके गुण और दोष क्या होते हैं। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। चुनावी राजनीति को समझने से पहले चुनाव शब्द का अर्थ समझना आवश्यक हो जाता है। चुनाव शब्द से अभिप्राय है चुनना या चूज करना। आपके पास बहुत सारे विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है उसका चुनाव करना, उसको चुनना चुनाव होता है। राजनीति में अगर बात की जाए तो प्रतिनिधियों का चुनाव करना जो जनता के स्थान पर शासन को चला सके, उसे हम चुनाव कहते हैं। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में हर एक राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, साम्यवादी व्यवस्था हो या अन्य तरह की व्यवस्थाएं जो संसार भर में प्रचलित हैं, सब में चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्था बनती जा रही है, तो हमारा जो ध्यान है वो मुख्य रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुनावों पर ही रहेगा। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि चुनावी राजनीति क्या होती है। चुनावी राजनीति से अभिप्राय राजनीति के क्षेत्र में चुनाव की क्या भूमिका है, चुनाव क्यों करवाए जाते हैं, चुनाव की आवश्यकता क्यों रहती है और कोई चुनाव लोकतांत्रिक है अथवा नहीं, इसका निर्णय किस आधार पर किया जाता है। ये सारा का सारा परिप्रेक्ष्य चुनावी राजनीति के अंतर्गत देखा जाता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे कि चुनाव क्यों करवाए जाते हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था या किसी भी शासन व्यवस्था में चुनाव करवाने का उद्देश्य क्या रहता है। हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि चुनाव करवाने की आवश्यकता क्यों होती है। भारत में अगर हम एक उदाहरण से समझें तो सन 1987 में हरियाणा में चुनाव हुए। उसमें जो सत्तारूढ़ दल था वहाँ का, उसकी नीतियों के खिलाफ वहाँ के जो विपक्षी दल के नेता चौधरी देवीलाल जी ने एक न्याय युद्ध आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने सभी लोगों को, विशेष रूप से किसान वर्ग को और मध्यम वर्ग को ये आश्वासन दिया कि उन्होंने जो कर्ज लिया है, जो कर्जा उन्होंने उठाया है, उसको अगर उनकी सरकार बन जाती है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इस मांग ने जनता के बीच में इतना अधिक गहरा असर डाला कि उन्हें 90 में से 74 सीटें राज्य विधानसभा में प्राप्त हुई और चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पे पदासीन किया गया। तो जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ ही समय के अंतराल उन्होंने अपनी इस घोषणा को पूरा करते हुए जो वहाँ का मध्यम वर्ग था, किसान वर्ग था, उनके सभी कर्जों को माफ़ किया, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ी राहत वहाँ पे मिली। इस उदाहरण से हमें कुछ एक बिंदु स्पष्ट हो जाते हैं कि चुनाव की आवश्यकता क्यों रहती है। वे बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं, आइए उन्हें सूचीबद्ध करते हैं। वे बिंदु हो सकते हैं: नंबर 1, कानून बनाने वाले को चुनना। नंबर 2, जनहित के निर्णय वाले का चुनाव। नंबर 3, राजनीतिक निरंकुशता पर रोक। नंबर 4, राजनीतिक उत्तरदायित्व या जवाबदेही। नंबर 5, जनता के पास अंतिम शक्ति का स्थायी रहना। अब इन पांचों बिंदुओं को क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, कानून बनाने वाले को चुनना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियतकालिक चुनाव होते हैं। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है कि इस समय पे चुनाव होंगे। जैसे भारत में ये व्यवस्था 5 साल के पश्चात रखी गई है। तो कानून बनाने वाला कौन होगा, उसका चुनाव करने की जो शक्ति है वो जनता के पास रहती है, इसलिए चुनाव की आवश्यकता बनी रहती है। समय समय पर जनता की मांगों में, उनकी अपेक्षाओं में परिवर्तन हो जाता है। यदि आज जनता की कोई मांग है तो हो सकता है कि निकट भविष्य में उस मांग में बदलाव हो जाए और नई मांग के अनुरूप कानून बनाने की आवश्यकता पैदा हो जाए। तो जो दल या जो पार्टी इस कानून को बनाने का फेवर करती है या इसका पक्ष लेती है, उसका चुनाव जनता करती है। इसलिए कानून बनाने वाले को चुनना चुनाव की एक मुख्य आवश्यकता बन जाती है। नंबर 2, जनहित के निर्णय वाले को चुनना। अधिकतर पार्टियां जनता को लुभाने का प्रयास करती हैं। उदाहरण के लिए अभी जो हरियाणा का उदाहरण हमने देखा, उसमें चौधरी देवीलाल जी ने जनता के बीच में एक जो मुख्य मुद्दा था कर्ज माफी का, उसको बड़े जोरदार तरीके से बुनाया और 90 में से 74 सीटें प्राप्त करके उन्होंने एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत हासिल की। तो
जनहित के निर्णय करने वाले को चुनना चुनाव की एक मुख्य आवश्यकता होता है। कई बार कोई राजनीतिक दल जो बड़े लंबे अरसे से राजनीति में या सत्ता में बना रहे, हो सकता है वो जनहित के निर्णयों, जनहित के किसी मुद्दे की अवहेलना कर रहा हो, इसलिए उसके स्थान पर एक ऐसे दल का चुनाव किया जाना आवश्यक हो जाता है जो कि जनहित के निर्णय का काम कर सके। नंबर 3 है राजनीतिक निरंकुशता पर रोक। चुनाव इसलिए आवश्यक हो जाते हैं कि ये किसी एक विशेष दल की राजनीतिक निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। अगर एक ही दल लगातार लंबे अरसे तक चुनावी राजनीति में सत्तासीन रहे तो उसके व्यवहार में निरंकुशता हो जाती है और वो अपने हिसाब से राजनीति और देश का शासन चलाने लग जाता है। चुनाव अगर होंगे तो जनता के पास ये शक्ति बनी रहती है कि वो उस दल को सत्ता से हटाकर नए दल को सत्ता पर बिठाए, उसके पास वो शक्ति दे कि वो जनता का शासन चला सके। नंबर 4 है राजनीतिक उत्तरदायित्व या जवाबदेही। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अंतिम शक्ति होती है वो जनता के पास मौजूद रहती है। जनता चुनाव के द्वारा किसी भी दल को सत्ता पर बिठा सकती है और उसे बेदखल भी कर सकती है। क्योंकि नियतकालिक चुनाव होते हैं तो जब चुनाव आते हैं हर एक दल अपनी पूर्व की गई घोषणाओं के प्रति जवाबदेह हो जाता है और जनता ये देख सकती है कि किसी विशेष दल ने जो वायदे पहले किए थे क्या उन्होंने उसको पूरा किया, तभी वो जनता के सामने जाकर वोट मांगने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए ये चुनाव की आवश्यकता इसलिए भी अहम हो जाती है कि हर एक दल अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। अंतिम है 5वां, जनता के पास अंतिम शक्ति। चुनाव ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे जनता किसी भी दल को सत्ता में बिठा सकती है अथवा उसे हटा सकती है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियतकालिक चुनाव होते हैं तो जनता के पास ये अंतिम शक्ति हमेशा बनी रहती है कि वो किसी व्यक्ति को या किसी उम्मीदवार को परख सके कि क्या उसने अपनी की गई घोषणाओं को पूरा किया, जनता के बीच में किए गए अपने वादों को निभाया। अगर वो ऐसा करने में सफल रहा तो जनता निश्चित रूप से उसका फेवर करती है, किंतु अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं रहा होता तो जनता उसे पद से हटा सकती है और उसको सत्ता से बेदखल कर सकती है। अभी हमने ये देखने का प्रयास किया था कि चुनाव की आवश्यकता क्यों रहती है। अब किसी भी व्यवस्था में चुनाव होते हैं, जैसा हमने पहले कहा कि चाहे वो साम्यवादी व्यवस्था हो, चीन का उदाहरण अगर हम लें तो वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव वहाँ पे होते हैं। किंतु कौन सा चुनाव लोकतांत्रिक होगा उसकी परख करने का एक आधार जो है वो क्या हो सकता है, कैसे हमें पता चले कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है या उसमें किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन नहीं हुआ है। तो कोई चुनाव लोकतांत्रिक है अथवा नहीं, इसको मापने के लिए हमारे पास जो मापदंड है वो ये 5 हैं। नंबर 1 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नंबर 2 विकल्पों की अधिकता, नंबर 3 नियमित आधार पर चुनाव होना, नंबर 4 निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था, नंबर 5 चुनाव उसी का जिसे जनता चाहे। अब इन बिंदुओं पर बारी बारी से विचार करेंगे। नंबर 1 सार्वभौमिक मताधिकार। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या भाषा का हो, उसे चुनाव में वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। अगर किसी भी प्रक्रिया से इस अधिकार को रोका जाता है या व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं हुआ है। किसी भी तरह से जनता के किसी भी प्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं होता कि वो जनता के किसी एक सामान्य व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित करे। तो सबसे पहला जो मापदंड है कि कोई मतदान लोकतांत्रिक हुआ, सबसे पहला जो मापदंड कि कोई चुनाव लोकतांत्रिक हुआ अथवा नहीं वो ये कि जनता को सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए। दूसरा है विकल्पों की अधिकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव होते हैं तो जनता के सामने चुनने के लिए विकल्प अधिक मात्रा में होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहे उसे अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, जनता के बीच में जाकर अपने मुद्दों को रखे। अगर जनता उसे पसंद करती है तो जनता उसका चुनाव करेगी। किंतु किसी भी प्रक्रिया से अगर व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाता है अथवा जनता के पास विकल्पों को सीमित किया जाता है तो इस व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। तो दूसरा मापदंड ये कि जनता के पास चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो विकल्प है वो अधिक मात्रा में या विकल्पों की अधिकता जनता के सामने मौजूद हो। 3 है निश्चित अंतराल पर चुनाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव है वो निश्चित अंतराल पर होते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार जो व्यक्ति किसी पद पर बैठ गया, किसी दल के पास सत्ता आ गई, तो वो हमेशा उसी दल के पास बनी रहे। ऐसा अगर होगा तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का ह्रास होगा और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं माना जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है कि प्रत्येक 4 या 5 वर्ष जितना भी निर्धारित संविधान के अंतर्गत किया गया है उसके अनुरूप चुनाव वहाँ पे होने चाहिए। किसी भी स्थिति में अगर इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनती है कि चुनाव को निश्चित समय पर नहीं किया जाता, तो ये निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था का आवश्यक गुण है कि चुनाव निश्चित अंतराल पर किए जाएं। नंबर 4 है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक विशेष गुण है कि जनता जिसे चाहे उसे चुने। कोई दबाव, किसी तरह का प्रलोभन या किसी तरह का प्रेशर जनता पर ना डाला जाए कि वे इसी उम्मीदवार को चुनेंगे, इसी को ही वोट देंगे। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र आधार पर होने चाहिए। जो व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहे उसे अधिकार हो अपने मुद्दों के आधार पर जनता के सामने चुनाव लड़े, और जनता को भी ये अधिकार हो कि वे किस प्रतिनिधि को चुनना चाहती है उसे वोट देकर चुन सके। किसी तरह का कोई दबाव, किसी तरह का कोई प्रेशर ना जनता पर होना चाहिए, ना ही उम्मीदवार पर होना चाहिए। तभी ये चुनाव लोकतांत्रिक आधार पर सही माने जाएंगे। है चुनाव उसी का जिसे जनता चुनना चाहे। इस कथन से अभिप्राय ये कि उदाहरण के लिए जनता अगर बहुमत से निर्णय देती है कि उम्मीदवार ए को चुना जाना चाहिए, उसे सर्वाधिक मात्रा में वोट या मत प्राप्त होते हैं, तो ए को ही ये अधिकार है कि वो सत्ता पर बैठे। बी जिसे कम मत प्राप्त हुए हैं या कम वोट उसको मिले हैं, तो उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में जाए। अर्थात जनता जिसे चाहती है उसी को ही सत्ता में बने रहना चाहिए। अगला जो बिंदु हमारे आज के पाठ का है वो है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी है या बुरी, इस बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता वास्तव में क्या है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से अभिप्राय विभिन्न राजनीतिक दलों या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच में चलने वाली प्रतियोगिता। आप टीवी पर, समाचार पत्रों में या मीडिया के द्वारा ये जानते होंगे कि विभिन्न दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। उनके बीच में जो बहस है वो काफ़ी गहमा गहमी वाली हो जाती है। विशेष रूप से चुनाव के दिनों में एक दूसरे पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। कई बार तो आरोपों की जो सीमा है वो इतनी स्तर पर पहुंच जाती है कि जनता के सामने ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि कौन इनमें सही है, कौन इनमें गलत है। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या सही है अथवा गलत, सबसे पहले इसको परखने का हम काम करेंगे। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता खराब है, तो इसके विरुद्ध क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। नंबर 1, बंटवारा। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो लोगों का बंटवारा कर देती है। एक ही क्षेत्र में एक ही मिलजुल कर रहने वाले लोगों की अगर राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो जाती है, तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता उनके बीच में बंटवारे की भावना पैदा कर देती है। नंबर 2, आरोप प्रत्यारोप। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इतनी घातक हो जाती है कि कई बार राजनीतिक दलों के साथ साथ जो सामान्य उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो भी एक दूसरे पर इतने गंभीर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनकी जो मर्यादा है वो खराब हो जाती है। 3 है गलत हथकंडे अपनाना। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का एकमात्र उद्देश्य रहता है किसी भी तरह से सत्ता को प्राप्त करना। इसके लिए राजनीतिक दल कई बार गलत हथकंडे अपनाते हैं, कई बार चुनाव हैकिंग की घटनाएं सामने आती हैं, प्रलोभन देकर चुनाव किए जाते हैं, जनता के बीच में किसी तरह का दुर्व्यवहार, इसकी घटनाएं भी कई बार सामने आई हैं। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कितनी घातक हो सकती है, ये इस तरह के जो गलत हथकंडे अपनाए जाते हैं इनसे सिद्ध हो जाता है। अंतिम जो इसके विरुद्ध तर्क दिया जाता है वो ये कि राजनीति के क्षेत्र में जो स्वच्छता है वो इससे समाप्त हो जाती है। अनर्गल बयानबाजी से और एक दूसरे पर घटिया आरोप प्रत्यारोप से जो राजनीति का जो स्तर है वो गिर जाता है, इसमें स्वच्छता की समाप्ति हो जाती है। और कई बार तो अच्छे विद्वान लोग राजनीति में आने से इसीलिए कतराते हैं क्योंकि उनका जो नैतिक जो स्तर है वो इससे वो अपने आप को गिरा हुआ मानते हैं। तो ये तो बात हुई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के विरुद्ध तर्कों की। अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता सही है, अगर है तो उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। नंबर 1, जनहित का पता चलना। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ही एकमात्र
कारक है जिससे जनहित के मुद्दों का पता चलता है। जनहित के मुद्दे क्या हो सकते हैं, इसका पता राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से चलता है। जब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हैं तो जनता को ये समझने का मौका मिलता है कि कौन सा दल उनके फेवर की बात कर रहा है, उनके पक्ष की बात कर रहा है। इसलिए जनता को अपने जनहित का वास्तविकता का पता चलता है। नंबर 2, जनता को जागरूक करना। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ही एकमात्र ऐसा कारक है जिससे जनता को ये पता चलता है कि कौन सा दल व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा है या कौन सा दल केवल प्रलोभन के आधार पर छोटे मोटे जो मुद्दे हैं, जाति है, धर्म है या भाषा है या क्षेत्र के आधार पर उनसे वोट हथियाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता जागरूक हो जाती है। इसका एकमात्र जो श्रेय है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को जाता है। साथ ही जनता को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। जनता में से ही कोई एक बड़ा नेता उभर कर राजनीति के क्षेत्र में आ सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है। नंबर अगला है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। जनता के पास ही लोकतंत्र में अंतिम शक्ति रहती है कि वो प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में जनता के पास जो जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो प्रत्येक दल का बना रहता है और वे ऐसा कोई काम नहीं करते जो कि जनहित की अवहेलना करता हो। तो इसके पक्ष और विपक्ष की तुलना करते हुए अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि प्रत्येक देश में, चाहे वो कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश हो, वहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को रोका नहीं गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी, जो बहुत दूरदृष्टा थे, उन्होंने भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं किया। यद्यपि इसके दोष हैं लेकिन इसके जो गुण हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हैं। इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होना अच्छी बात है। राजनीति के क्षेत्र में जो प्रतियोगिता है इससे ही जनता के बीच में परिष्कृत और एक अच्छे नेता का आविर्भाव हो पाता है। किंतु ये समझना जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में अपने आपसी जो रिश्ते हैं उनको खराब ना करें। राजनीति के क्षेत्र में अवश्य जाएं, किंतु सबसे अधिक जो हमारा जो श्रेय होगा वो ऐसे कामों में होगा जो हमारे सबके साझे हितों को का निर्धारण करते होंगे। तो आज के पाठ में हमने ये जानने का प्रयास किया कि चुनावी राजनीति क्या है, चुनाव क्या होते हैं, चुनाव की आवश्यकता क्यों रहती है और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो किसी चुनाव को लोकतांत्रिक आधार प्रदान करते हैं। साथ ही हमने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के पक्ष और विपक्ष के आधार पर यह समझने का प्रयास किया कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता सही है अथवा नहीं। आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।